नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। अपना शैक्षिक प्रबंधन का पहला चैप्टर क्लियर हो चुका है। आज अपना चलेगा इसका पीवाईक्यू। जितने भी परीक्षा में आए हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल आपको निःशुल्क चल रही है सारी क्लासें, और आगे भी चलती रहेंगी। सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, फ्री करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी क्योंकि बाद में फिर ढूंढते फिरेंगे, तो उससे अच्छा है कि इसको सब्सक्राइब के बटन को दबा करके रखें। और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना है आपको। और इसकी जो मैं आपको जो इसका जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अगले दिन डलेगा, अभी नहीं डलेगा, बाद में डाल दूंगा अगले दिन। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और अब इसके अंदर देखो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका तौर तरीका आपको देखने को मिल जाएगा। आप शिक्षक भर्ती में कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड की हो या 1st ग्रेड की हो, इक्वल है, सब में आता है और जरूरी है ये। और इसका जो पीवाईक्यू का जो पैटर्न है वो किस प्रकार के, अब वर्तमान में कौन कौन से लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे इसकी परिभाषा है, क्या है, तो उससे थोड़ा अंदाजा बहस हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसका अंदाजा हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, तो बिना संकोच के ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आगे बढ़ते हैं, हम इसके ऊपर सोल्व करते हैं। 10-20 प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। अब सारी इसकी जो क्लासें हैं वो कंप्लीट करवा दी है मैंने। बाकी अब समय लग गया है, तो वीडियो को, इसकी आवाज को है ना जो थोड़ा बूस्ट कर लेना है। कच कच की आवाज एक करता रहता है बीच बीच में, तो इसको आप इश्यू मत बनाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं पूछ रहा है। नहीं, कौन सी नहीं है। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि विशेषता के बारे में पूछ रहा है कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रबंधन जैसे कला है, विज्ञान है, पेशा है, ठीक है, और सार्वभौमिक इसकी प्रकृति है, ये प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक कला है, विज्ञान भी है, इसको एक ये पेशा भी है। तो ये काफी विशेषताएं हैं इसके अंदर। यह एक भौतिक विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। खाली क्या है, एक विज्ञान है। कला और विज्ञान है, दोनों है। ठीक है, कला भी है, एक विज्ञान की तरह है। क्योंकि विज्ञान क्यों है, विज्ञान की तरह इसके अंदर सार्वभौमिक सिद्धांत लागू होते हैं। हर चीज के ऊपर सिद्धांतों के द्वारा इसको आप चेक कर सकते हैं कि जैसे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की प्रकृति क्या है। ऐसे मनोविज्ञान में होती है ना सारी चीजें। तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से देखा जाता है, बच्चा कौन सी राह में चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, समाज में कौन लोग गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, लोगों कि मतलब आंतरिक प्रवृत्ति का अंदाजा इसके अंदर लगाया जा सकता है। मैं यानी कि मैनेजमेंट का जो अंदाजा है ना, उसको हम आराम से परख सकते हैं। तो ये एक विज्ञान है कि सार्वभौमिक सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें फिजिक्स या बायोलॉजी सिस्टम इसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो ये भौतिक विज्ञान नहीं है, ना रसायन विज्ञान है, ना जीव विज्ञान है। ठीक है, तो ये एक खाली विज्ञान है, इसलिए ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो ये नहीं पूछ रहा है कि प्रकृति नहीं कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसमें समझाता हुआ भी चलूंगा और पीवाईक्यू को सोल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, बाकी मैंने चैप्टर के लिए करवा रखा है, उसको आप जाकर के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो देखिए, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा दिए गए सूत्र, कौन सा सूत्र, पोस्ट कोर्ब में अक्सर डी का क्या आशय है। यानी कि पोस्ट कोर्ब, पोस्ट ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें डी पूछ रहा है ना, तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डायरेक्शन, निर्देशन करना। ठीक है, तो ये डी का मतलब हो गया डायरेक्शन करना। इसका ए उत्तर दीजिए करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर देखो, ये विकास, डेवलपमेंट होगा, वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रारूप यानी कि डिजाइन होगा। तो पोस्ट गौरव जो है ये डी पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन बोलते हैं इसको, निर्देशन। पी का मतलब होता है प्लानिंग। बताइए क्या होगा, प्लानिंग होगा, योजना बनाना, योजना बनाई जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि संगठन बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। डी का मतलब डायरेक्शन हो गया, और सी का मतलब हो गया कमांड। एस का मतलब हो गया स्टाफिंग, स्टाफ नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और कमांड
और दोनों को कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन, सी का मतलब होगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आर का मतलब होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट, और बी का मतलब होगा बजट, ठीक है। तो ये हो गया इसका पोस्ट कोर का पूरा। यहाँ पर दे रखा है देखो, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गई, स्टाफिंग का मतलब हो गया कि स्टाफ नियुक्त किया जाता है, डायरेक्शन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और रिपोर्टिंग हो गई, बजट हो गया, बजटिंग हो गई। तो ये होता है इसका पोस्ट कोर का सही से अर्थ। जो लूथर गुलिक है उसने सिद्धांत और नियम दिए हैं, उनमें से ये पूछ रहा है कि डी का मतलब क्या है। एस का मतलब पूछ लेता है कई बार, एस का मतलब बताइए, एस का क्या अर्थ होगा। कई बार आर का मतलब भी पूछ लेता है कि आर का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मोस्ट है, और इनको आप अंडरलाइन कर लेना किताब में, जहां जहां है ये पूछ लिया गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको पीवाईक्यू बोला जाता है शॉर्ट रूप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। और निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों में शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा है, अब है जो कितने कार्य बताए थे इसने, 5 कार्य और 14 सिद्धांत दिए थे। तो 5 कार्यों के अंदर कौन सी नहीं है, इसके जो एक ट्रिक है POCCC, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। तो ये 5 कार्य और 14 सिद्धांत दिए थे किसने, लूथर गुलिक के द्वारा। तो इसके अंदर प्रबंधन के कार्य जो 5 दिए थे उसमें शामिल कौन सा नहीं है, उसको आपको देखना है। देखो यहाँ पर ये 5 कार्य दे दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल। इसमें बजट नहीं है, क्योंकि बजट जो है ये किसने दिया था, लूथर गुलिक ने बताया था बजट के बारे में, जबकि हेनरी फ्योल ने बजट का कोई जिक्र नहीं किया है। कमांड भी इसने दिया था, समादेश जिसको हम निर्देशन बोलते हैं, संगठन का निर्माण करना, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग बनाना, ये भी इसने दे रखा है। तो इसके भी हेनरी फ्योल के जो POCCC है, ये सारे के सारे सिद्धांत 500 के 500 कार्य जो है यहाँ पर दे रखे हैं। 14 सिद्धांत इसने दिए थे। तो ये जो है बजट जो है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो गुल्लक का मतलब होता है बजट। तो आपको ये याद रखना है कि गुल्लक जो है बजट, इसको आप ऐसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ये थोड़ा मुंह आ रहा है मेरा, तो थोड़ा बोलने में तकलीफ होगी, है ना, हो जाए, जीभ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो गर्मी रहती है मेरे, मतलब दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं, देखिए विद्यालय का संगठन, हाँ ठीक है, गतिविधियों की योजना, नियोजन, प्लानिंग, प्रणाली, तंत्र, नियंत्रण और उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही, सबके सब आ जाएंगे इसमें। तो डी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये सबके सभी किसके अंदर शामिल होते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में शामिल होते हैं ये, और ये सारे बहुत जरूरी होते हैं, तो इसलिए सभी आ जाएगा इसका। प्लानिंग भी होगी, प्लानिंग के बाद में बनाएंगे भाई, बताएंगे ये स्कूल कहाँ पर खोलना है, कितने स्टाफ नियुक्त करने हैं, ये सारी प्लानिंग बनाई जाएगी। ये उद्देश्य क्या है उसका, वो इस प्लानिंग में तय होता है। फिर यहाँ पर एक संगठन बनाया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाएगा जिस जगह के ऊपर तय हुआ है। फिर इसकी कंट्रोलिंग की जाएगी, यानी कि मैनेजमेंट किया जाएगा इसका। ये प्रिंसिपल होगा, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैन हेड जो होगा वो स्टाफ को नियुक्त करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, देख रेख करेगा उसकी, तो वो सब उसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा इसके अंदर, सब के सब आ जाएंगे, तीनों के तीनों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांतों का सबसे उपयुक्त समूह सेट कौन सा है। इसके जो देखो 14 सिद्धांत दिए थे किसने, हेनरी फ्योल के द्वारा। तो इसके अंदर देखो सहयोग की भावना होना, यहाँ पर देखो समानता भी है, और ये सोच रहे हैं ना अति संरचना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। लचीलापन भी है, नियत और उत्तरदायित्व बिल्कुल सही है, और सहयोग है, दृढ़ता इसके अंदर जो है ये नहीं है, समानता भी है, और
इसको काट देते हैं। नियत उत्तरदायित्व ये भी है। सहयोग की भावना यहाँ पर है, समानता भी है, लचीलापन भी है और साझा उत्तरदायित्व ये भी है। ठीक है, ये नियत जो है ना, ये शब्द यहाँ पर ये चलो ठीक है फिर, लेकिन मान भी ले बात के अंदर तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग जो आते हैं ना ये शब्द, ये नहीं है इसके अंदर। फिर जैसे ये है तो ये लचीलापन है, अति संरचना फिर आ गया, ये गलत है। साझा उत्तरदायित्व तो ये भी है, समानता भी है। तो आपको इन शब्दों को याद करके रखना है कि कौन कौन से शब्द हैं। ये आपको जो शब्द हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये शब्द मिलेंगे विद्यालय प्रबंधन, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है विद्यालय के, उसमें मैंने पढ़ा रखा है विद्यालय के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में। उसमें सारे के सारे जो कोड कीवर्ड है ये देखने को मिल जाएंगे, पूरा का पूरा लिखवा रखा है मैंने, एक एक शब्द को आपको ध्यान रखना है। और ये सारे मोस्ट करवा रहा हूँ, पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। ठीक है, अच्छे प्रबंधन के लिए कीवर्ड हमेशा सकारात्मक चुने, जैसे सहयोग हो गया, यानी कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, लचीलापन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अति संरचना या दृढ़ता नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों को क्या बचे, इन दोनों से। तो ये दोनों की जगह और भी कोई पूछ ले तो वो गलत होगा। आपको इनमें से छांटना है कि मेन चीजें हैं वो कौन कौन सी। ठीक है, उनको एक अलग से पॉइंट में उतार लेना, जहां पर आपका ये विद्यालय के प्रजातांत्रिक सिद्धांत है ये, उनमें एक अलग से बना करके लिख लेना शॉर्ट रूप से कि ये चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, नोट्स के रूप में बनाना है आपको, अलग कलर में, थोड़ा सा अच्छा लगे, वो पता रहेगा आपको कि अच्छा मैंने उस पेज के ऊपर वहां पर इसको उतारा है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसकी। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अंदर आएंगे ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इस जो है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आ जाते हैं। एक तंत्रीय निर्णय करना ना, सहभागी उत्तरदायित्व तो बिल्कुल सही है। निर्णय दृढ़ता गलत है। व्यक्तिगत कार्य ना, ये तो सामूहिक है। तो ये सहभागी उत्तरदायित्व है। ये सामूहिक का मतलब होता है कि भाई जो समाज के जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए तो विद्यालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, सहभागी उत्तरदायित्व, सी उत्तर। ठीक है, तो सबकी भागीदारी होगी इसमें, इसलिए इसको क्या माना गया है, सहभागी, सही उत्तर। नेक्स्ट आगे पढ़ा रखा है, देख लेना आपको पिछले वीडियो। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, ये किसके पक्ष में होगा, किस स्तर पर केंद्रित होता है, मतलब सत्ता स्कूल में सत्ता किसके अंदर होगी, टीचरों के अंदर, सत्तावादी बोल रहा है तो टीचरों के अंदर होगी, तो यह मतलब ये शिक्षक केंद्रित होगा, सी बी उत्तर आएगा इसका। शिशु केंद्रित नहीं, बच्चा को धमका भी देते हैं टीचर बोलेंगे जो बच्चे करेंगे। प्रधानाध्यापक केंद्रित नहीं होगी और अनुभव आधारित ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित होता है, सत्ता टीचरों के हाथ में होती है विद्यालय स्तर पे। फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो भी वो टीचर के अंडर ही होगा, मतलब जो अब, लेकिन उसमें क्या है कि स्वतंत्रता है, बच्चा पढ़े ना पढ़े उसके ऊपर आप बाउंडेशन नहीं डाल सकते, जैसा वो करेगा वो कर लेगा, वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्कूल स्तर के ऊपर थोड़ा सा बच्चा जो है ना, ये इसमें समझ इतनी विकसित नहीं होती है ना, इसको कुछ ऐसे नियमों की जानकारी होती है, तो टीचर उसको थोड़ा सा बच्चे को दबा देते हैं, इसलिए शिक्षक केंद्रित ही मानी गई है इसमें सत्तावादी स्तर, यानी कि सत्ता किसके अंदर होगी, शिक्षक के अंदर होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, बस हमारी प्लानिंग ये है। नेक्स्ट आगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। यह सिफारिश किसकी थी, ये सॉर्जेंट योजना चलाई गई थी। सॉर्जेंट जो है अपने भारत का शिक्षा सलाहकार था पहले, उसमें सॉर्जेंट ने ही ये बताया था कि भाई जो शिक्षा है ये 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, 6 से 14 वर्ष, इनके लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, इसमें पैसे नहीं लगने चाहिए। तभी सरकारी स्कूलों में फ्री में शिक्षा दी जा रही है, पैसा कोई नहीं लिया जाता, चार्ज नहीं किया जाता उसका। ठीक है, तो ये सॉर्जेंट योजना है, सर जॉन सॉर्जेंट इसका जो है मैन हेड था, सर जॉन सॉर्जेंट, इसको आपको याद रखना है, सर जॉन सॉर्जेंट है। ये भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार रहे हैं, भारत सरकार के, लिख रखा है सार्जेंट योजना 1944 में चलाई गई थी। ठीक है, 1944 की योजना है। आजादी से पहले ही निःशुल्क शिक्षा की वकालत की थी किसने, सॉर्जेंट, सर जॉन सॉर्जेंट के द्वारा। ये भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार रहे हैं
शिक्षा सलाहकार। ठीक है, तो इसको आपको जहां पर ये चल रहा है तो शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत जहां चल रहे हैं वहां पर एक अलग से पॉइंट मार देना, इस अर्जेंट योजना को उतार लेना, ठीक ठीक शॉर्ट रूप में, यानी कि छोटे रूप में आपको उतारना है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किसका योग का मतलब किसका योग है? शिक्षा और प्रशासन दोनों का योग है। ठीक है, कैसे है? विद्यालय के ऊपर प्रशासन कंट्रोल करता है, एसडीएम वगैरह है, शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, ग्राम पंचायत के ऊपर पीओ है, वो इसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये शिक्षा और प्रशासन क्या होगा, दोनों इसके योग है। शिक्षा और शासन का ना, प्रशासन और शासन का ना, उक्त सभी का ना, ये शिक्षा और प्रशासन, इसका सही उत्तर आ जाएगा ए उत्तर। ये सीधा प्रश्न है, शब्द को तोड़े शैक्षिक और प्रशासन। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, यानी शिक्षा का प्रशासन, जैसे यहाँ पर शिक्षा हो गई, इसके साथ में प्रशासन भी खड़ा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर जिला कलेक्टर होगा, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जिला कलेक्टर की जगह मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर, भारत की बात करें, मैंने समझा रखा है, अच्छे से समझा रखा है। भारत की बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग होगा, भारत में शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग को चलाने के लिए शिक्षा विभाग को चलाने के लिए शिक्षा मंत्री होगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री यहाँ पर शिक्षा विभाग को संभालेगा। फिर सचिवालय भी होगा, फिर क्या होगा? सचिवालय। सचिवालय के अलावा फिर यहाँ पर निदेशालय होगा, निदेशालय। देखो ये है डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्रशासन होंगे, यहाँ पर अधिकारी लेवल के आदमी यहाँ पर बैठेंगे, तो यहाँ पर सेक्रेटरी बैठा होगा, तो ये प्रशासन का हिस्सा है, शिक्षा का प्रशासन है, लेकिन ये सचिवालय, शिक्षा का सचिवालय, तो ये प्रशासन हो गया। फिर यहाँ पर भी प्रशासन है, निदेशक बैठेगा यहाँ। ठीक है, तो ये प्रशासन है, और ये सीधा संपर्क करेगा किसके द्वारा, किसके पास में? विद्यालयों से कनेक्ट होता है ये सीधा। कौन सा? निदेशालय। तो निदेशालय विद्यालय और शिक्षा विभाग दोनों के बीच की कड़ी होती है, कौन? निदेशालय। तो ये शिक्षा भी है और प्रशासन भी है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे आपको याद रखना है, मैंने आपको हालांकि समझा रखा है। ये तीनों है, शिक्षा मंत्री है, यहाँ पर जो है इससे राय लिया जाता है, यानी कि इससे सुझाव लिया जाता है, बताओ शिक्षा के ऊपर क्या नियम बनाने हैं। तो ये बताएगा कि भाई ये शिक्षा में ये कमी हो गई, तो शिक्षा मंत्री फिर यहाँ पर संसद में या फिर राज्य की बात करें तो विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाता है, फिर वहां से नियम बनाने के लिए मंजूरी मिलती है कि आप इसके ऊपर नियम बना सकते हैं। ठीक है, हमने आपको स्वीकृति दे दी है। फिर नियम कौन बनाएगा? सचिवालय में शिक्षा सचिव बनाएगा नियम। तो ये प्रशासन हो गया, और ये लागू वहां पर कहाँ पर होगा? विद्यालय में लागू होगा, तो वो शिक्षा हो गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आप हालांकि पहले बता रखा है ये। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शैक्षिक प्रशासन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है शैक्षिक प्रशासन? विद्यालय प्रबंधन से, क्योंकि विद्यालय के अंदर ही प्रबंधन किया जा रहा है। भाई बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनके अभिभावकों के साथ कैसे ट्रीट करना है, उनका रिजल्ट कैसे बढ़ाना है, बच्चों की समस्याएं जो आ रही है उनका समाधान किस प्रकार से करना है, उनका विकास किस प्रकार से करना है, विद्यालय की संरचना कैसे करनी है, सब कुछ किसके अंदर आएगा? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की व्यवस्था, मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाना है, यानी कि विद्यालय ठीक ठीक से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरियों का बाड़ा बना रखा है, तो वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है शैक्षिक प्रशासन के द्वारा। अब भाई एसडीएम आकर के जांच करता है विद्यालयों की, बताइए यहाँ पर ग्राउंड ठीक है कि नहीं है, लैट्रिन बाथरूम ठीक है कि नहीं है, बांस मारती है, बदबू मारती है, ठीक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गंदगी फैला रखी है, काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो सब प्रशासन के अंदर आएगा विद्यालय के। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था कैसी है? मैंने बता रखा है अच्छे से, वर्तमान व्यवस्था के बारे में समझा रखा है। यहाँ पर केंद्र होगा,
ठीक है। ये केंद्र यानी डेस्टिनलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं विकेंद्रित। कैसी है ये विकेंद्रित? देखो एक तो होती है केंद्रित। केंद्रित का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ, इधर यहाँ पर ये है केंद्र, ठीक है, और ये राज्य है इधर चारों तरफ। तो ये जो है ना, ये इससे पूछ करके नियम बनाएंगे, बता भाई कैसा नियम बनाना है, ऐसे। इसको बोलते हैं केंद्रित, यानी कि अंतिम शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास में। ये फैसला, सारे के सारे फैसला किसको देखकर करेंगे? केंद्र को, यानी केंद्र की जो इच्छा होगी ना, वो ही नियम बनाया जाएगा। जबकि अपने भारत में कैसी व्यवस्था की गई है शिक्षा के ऊपर? अपने भारत में व्यवस्था की गई है, बांट दिया गया राज्यों में। जैसे कि ये भारत सरकार है, यहाँ केंद्र में बैठी है, ये बोल रही है कि भाई आप अपने अपने राज्यों की व्यवस्था के हिसाब से शिक्षा के ऊपर नियम बना सकते हैं। उनको आजादी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है। तो ये केंद्र बांट रखा है राज्यों में अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से। आप शिक्षा के ऊपर क्या बना सकते हैं? अपने राज्यों के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से नियम बना सकते हैं। लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम जो नियम होगा, वो सबके ऊपर ही लागू रहेगा। बाकी आप अपनी इच्छा से और भी नियम बना सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर, व्यवस्था को चलाने के लिए। इसी को बोलते हैं कि ये विकेंद्रित व्यवस्था है, बटी हुई है, यानी कि ये जो शक्ति है ये इनको दे रखी है राज्यों को। जबकि शक्ति ली जाती है ना, उसको केंद्रित बोलते हैं कि भाई और जो लोग हैं वो सुझाव देकर के नियम बनाएगा केंद्र, फिर वो नियम सबके ऊपर लागू होगा। वैसा नहीं है, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। शिक्षा किसकी सूची में आएगी? ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो समवर्ती सूची जो है ना, इसके ऊपर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। राज्य और केंद्र दोनों क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो ये विकेंद्रित होता है, ठीक है। राज्यों को भी कानून बनाने की शक्ति है शिक्षा के ऊपर, इसलिए अपने अपने हिसाब से जो राज्य है वो इस शिक्षा के ऊपर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि केंद्र जो है शक्तियां बांट रखी है सभी राज्यों का, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्तियां बांट रखी है शिक्षा के ऊपर कानून बनाने का। इसको बोलते हैं विकेंद्रित व्यवस्था। और केंद्रित ये है कि भाई आप हमें सुझाव दो, हम जो नियम बनाएंगे ना वो सब राज्यों में लागू करेंगे एक समान, उसको बोलते हैं केंद्रित, ठीक है। यानी कि बाहर की शक्तियों को समाहित किसके अंदर कर दिया जाए? भारत सरकार में, उसको बोलते हैं केंद्रित। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है, विकेंद्रित, यानी बांट रखा है शक्तियों को शिक्षा की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं विकेंद्रित, ये केंद्रित नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, समझा रखा अच्छे से, ठीक है। ध्यान देना है आपको आगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संबंध किस स्तर से? ये प्राथमिक शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर क्या की गई है? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्तर 6 से 14 यानी कि लगभग अगर बात करें तो 6वीं में पढ़ने वाला 3 से लेकर के 14 साल का बच्चा होगा, जो लगभग कितने 10वीं तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। यानी कि पहली से लेकर के और कौन से तक पहुंचेगा? ये 8वीं तक, 1 से 8वीं तक ये यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था करता है। वैसे तो 12वीं तक निःशुल्क ही है, बस थोड़ी सी 200-400 रुपये फीस लगती है, 200 से लेकर के 600 1000 रुपये तक की फीस है, ठीक है। वो एडजस्ट हो जाते हैं भाई। कोई टीचर हो वो जैसे फाउंडेशन के तौर पे बच्चों को, जो गरीब जो लोग हैं उनको उनकी सारी फीस भर के उनको पढ़ा दे, ठीक है। तो वो होगा क्या? फ्री है। मान लो आप सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा चल रही है तो फ्री है 12वीं तक की, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको ये नहीं करना है कि मैं बता दिया कि 12वीं तक की फ्री है, तो वो ऑप्शन में हो सकता है 12वीं तक ही दे दे, उच्च माध्यमिक शिक्षा तक फ्री है ना। आपको तो यही करना है क्योंकि नियम बना रखा है, तो उसमें प्रश्न पूछ लिया है, प्राथमिक ही माना गया है तो प्राथमिक ही मानेंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अब यहाँ पर जो है तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसमें ट्यूशन की फीस जो है हाई लेवल तक पहुंच जाती है, पैसे लगते हैं इसके अंदर। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखो बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए जो है इसका संबंध किस विभाग से होता है? ये प्राथमिक शिक्षा विभाग से। मैंने ढांचा बता रखा है, आराम से आपको समझना है। और जो प्राइमरी स्कूल होती है, देखो इनका ढांचा 3 स्तर पे चलता है। एक तो होगा जैसे पंचायती राज स्तर पे, एक तो होगा क्या पंचायती राज स्तर के ऊपर चलता है इनका ढांचा। फिर दूसरा चलता है प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग होगा। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की प्रारंभिक शिक्षा विभाग। फिर एक होगा उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग। उच्च माध्यमिक बोल दो या फिर माध्यमिक बोल दो, एक ही बात है। उच्च माध्यमिक या माध्यमिक बोल दो इसको, माध्यमिक शिक्षा विभाग। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक या प्रारंभिक बोलते हैं। यहाँ पर 3 लेवल के अधिकारी बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? अरे ऐसे से मिट जाएगा। देखो यहाँ जिला स्तर पे बैठेगा एक अधिकारी, जिला स्तर। फिर जिला परिषद भी हो सकती है जिला स्तर के ऊपर। फिर यहाँ पर पंचायत समिति बैठेगी, पंचायत समिति। फिर ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये ऐसे चलते हैं। ये 3 स्तर होंगे इसके राजस्थान में। पंचायती राज में जो जिला स्तर के होगा, उस जिला स्तर का जो अधिकारी होगा उसको ऐसे, यहाँ पर ये डीओ सीओ बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? सीईओ। इसको मैंने समझा रखा है, हालांकि यहाँ पर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, वरना फिर मैं बता भी देता आपको। फिर जैसे यहाँ पर सीईओ बोलते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ डीओ बोलते हैं, DEEO, डीओ। फिर यहाँ पंचायत जो ये है इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, फिर पंचायत समिति के स्तर के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बीडीओ बोलेंगे। यहाँ इसको क्या बोलेंगे? बीडीओ बोलेंगे। और यहाँ पर बोलेंगे इसको पीडीओ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पीडीओ। यहाँ पर बीडीओ बोलेंगे। फिर यहाँ पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बीईओ। बताइए क्या होगा? बीईओ प्राथमिक। इसी को बोलते हैं बीएसए। बताइए क्या होगा ये? बीएसए। अभी ये प्रश्न पूछ रहा है ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि प्राथमिक शिक्षा का होगा ये। यहाँ पर होगा प्राथमिक शिक्षा विभाग का, जो है पंचायत स्तर के ऊपर पूछ रहा है ये बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर होगा बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बीईओ बोलते हैं। ठीक है, बीईओ बोलते हैं। और ये कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर होगा उप जिला शिक्षा अधिकारी। बताइए उप जिला शिक्षा अधिकारी, ये आईएएस लेवल के होंगे, ये आईएएस लेवल के होंगे। यहाँ पर होंगे आरएएस लेवल के। बताइए कौन से लेवल के? आरएएस लेवल के होंगे इस स्तर पे। और यहाँ पर वैसे नियुक्त किया जाता है, प्रमोशन के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है इनमें से। ठीक है, तो ये शिक्षा विभाग में ऐसे इस प्रकार से चलेगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और मैंने समझा रखा है, उसको आप ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा वो पूरा का पूरा। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो ये तो मैं खाली आपको समझाने के लिए बताया कि बीएसए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया है ये पंचायत समिति के ऊपर, यानी कि ब्लॉक खंड के ऊपर से प्रश्न उठा दिए। बताइए बीएसए कौन से विभाग का है? तो ये प्राथमिक शिक्षा विभाग का है, वो है ना प्राथमिक शिक्षा, वहां का है ये बीओ। ये पंचायत समिति स्तर का पूछ लिया, ब्लॉक वाला। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सार्जेंट योजना जो है, सार्जेंट का निर्माण किसने किया था? सर जॉन सार्जेंट के द्वारा इसको किया गया था। मैंने समझा रखी है पीछे में। भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार हुआ करते थे सर जॉन सार्जेंट। उसने ये बनाया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए क्या किया था? 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की सुझाव दिया था। बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा। बताइए क्या किया था इसने? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए। तो ये था सर जॉन सार्जेंट योजना, इसको आपको याद रखना है। 1944 की बात है, ये आजादी से पहले की।
ठीक है। वे भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। उन्होंने 1944 में ये रिपोर्ट क्या की थी, तैयार की थी। उसने ये सुझाव दिया था कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा उनको निःशुल्क दिया जाना चाहिए, ये सब उसने कहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें लूथर गुलिक की, बात करें लूथर गुलिक की, तो लूथर गुलिक के पोस्ट कोर का सूत्र में पी और ओ का क्रमशः क्या अर्थ है। पी का मतलब पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये संगठन हो गया, ठीक है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को आपको यहाँ पर सही उत्तर मानना है, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। ये कुछ नहीं है, कट्टा सही है। आउटपुट वगैरह ये ऑफिस कुछ नहीं होता है। प्रबंधन की शुरुआत हमेशा योजना, पहले योजना बनाएंगे कि भाई स्कूल कहाँ पर खोलनी है, स्कूल में क्या करना है। ऐसे तो फिर दामच पेड़ा हो जाएगा, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाल्टी उठा के भाग रहा है, कोई जो है गणित वाला टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाने लग रहा है, इंग्लिश वाला अरे यार मेरे को पढ़ा गया, मैं भी पढ़ाऊं क्या फिर ना, फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट ठीक से होगा। ऐसे स्टेप 1 में प्लान बनाया जाएगा, फिर यहाँ पर संगठन बनाएंगे कि भाई खोलना भी एक नहीं खोलना है, तो ये ठीक हो। नेक्स्ट आगे बढ़े। विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक, मानवीय घटक यानी कि मानवीय संसाधन। देखो विद्यालय प्रबंधन में 2 घटक होते हैं, बताइए क्या कितने घटक होते हैं, 2 घटक। एक तो होगा मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, और एक होगा भौतिक जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। एक भौतिक होगा और एक होगा मानवीय। तो जो है भौतिक जो है ना, तो भौतिक के अंदर तो मानवीय के अंदर देखो मानव आ जाएंगे, जैसे बच्चे, बच्चे के अलावा शिक्षक, शिक्षक के अलावा अभिभावक, अभिभावक, और जो है इसके अंदर आएगा विद्यालय, विद्यालय के अलावा इसमें आएगा जो है वो आपका जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के अलावा डस्टर, डस्टर के अलावा लाइब्रेरी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अलावा मेज कुर्सी आ जाएगी, मेज और कुर्सी, मेज कुर्सी के अलावा इसके अंदर ग्राउंड भी आ जाएगा। बताइए क्या आ जाएगा इसके अंदर, ग्राउंड भी आ जाएगा, खेल का मैदान भी शामिल होगा इसके अंदर। तो ये तो है भौतिक संसाधन, और ये क्या है मानवीय संसाधन। इसके अंदर अभिभावक भी आ जाएंगे, शिक्षा अधिकारी भी आ जाएंगे। तो जो जीवते है ना, जीवते प्राणी वो तो मानवीय संसाधन में आएंगे। और जो हिलडुल नहीं सकते, जो नहीं कि डोल ना सके ना, जो स्थायी है वो आ जाएंगे किसके अंदर, भौतिक संसाधनों में आ जाएंगे। तो ऐसे 2 संसाधन होते हैं विद्यालय के अंदर। इन दोनों के समन्वय से ही मैनेजमेंट किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं शैक्षिक प्रबंधन, यानी कि मानवीय और भौतिक संसाधनों को समन्वित रूप से मैनेज करके जो मैनेजमेंट किया जाता है मिला करके, उसी को बोलते हैं शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है। देखो ये शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री विद्यालय में रोज ही रहता है क्या, नहीं रहता है ना, तो नहीं रहता है। प्रधानाध्यापक भी इसी में आएगा, क्योंकि ये रोज रहता है, रोज का रोजमर्रा की जिंदगी में आता है। ये तो थोड़ा कभी कभी आता है भाई, साल में एक बार देखने के आ जाएगा। तो लेकिन ये विद्यालय का पूछ रहे, विद्यालय के अंदर प्रबंधन जो हो रहा है उसके अंदर है कि नहीं है, नहीं है। ये अध्यापक भी होगा, अभिभावक भी आते हैं, वो बड़े पढ़ने आ जाते हैं वो खकड़ी लेकर के, और देखो छोरो पढ़ा चाहे कट डो में देखा मैं स्कूल में जाया हूँ। तो ये जो है ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्री को ये नहीं आएगा इसके अंदर, तो ये सही उत्तर माना गया है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं, तो शिक्षा मंत्री नहीं आता रोज तो वो नहीं आता है, ये रोज आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और विद्यालय प्रबंधन यानी कि विद्यालय जो संरचना है, विद्यालय संरचना की पद सोपान है, यानी पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है विद्यालय के अंदर, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा। जो रोज विद्यालय खुलता है, घंटी लगती है, तो आप बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसमें विद्यालय में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा। तो सबसे बड़े संस्था प्रधान जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो क्या होगा, संस्था प्रधान होगा। इसको हम प्रिंसिपल, इसको हेडमास्टर भी बोलते हैं। क्या हो सकता है 5वीं तक की स्कूल के अंदर हेडमास्टर भी होगा। ठीक है, तो ये होगा सबसे बड़ा
संस्था प्रधान। अब ये संस्था प्रधान प्राइवेट स्कूल का भी मालिक हो सकता है, जिसको हम ओनर बोलते हैं, विद्यालय का मालिक होता है, उसको भी हम बोलते हैं संस्था प्रधान। सबसे बड़ा यही होगा संस्था प्रधान, ठीक है। शिक्षा मंत्री नहीं आता, रोज नहीं आता। जिला शिक्षा अधिकारी ये रोज स्कूल में नहीं आता है। छात्र नेता ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैन हेड तो प्रिंसिपल ही होगा, छात्र नेता तो उसके अंदर ही काम करेंगे। ये जो भी है शिक्षक है वो बनाएगा, बताएगा आपको क्या करना है। विद्यालय स्तर की संरचना का है, इसलिए स्कूल का मुखिया प्रिंसिपल यह सर्वोच्च होता है, हेडमास्टर जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसका गोल क्या है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। विद्यालय भवन को आकर्षण बनाना, भवन बना के करेंगे क्या, जब बच्चे पढ़ाएंगे ही नहीं तो उसका सजाने के लिए बनाएंगे क्या मकान कोई नहीं रहेगा, क्या करेंगे फिर उसका। तो शिक्षकों की व्यवस्था करना मास्टरों की व्यवस्था करना, क्यों भाई, किस लिए कर रहे हैं, वहां कोई भंडारा चल रहा है कि जी मना भाई बाबा जी का भंडारा कर रहे हैं वो। तो ये शिक्षक ही अकेले क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जाएंगे शिक्षक ही। कार्यालय प्रणाली को सुधारना, फिर कार्यालय प्रणाली सुधारेंगे बिना बच्चे क्या करेंगे, सुधार पर रोज की रोज जा करके वो नहीं होगा। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना ही सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक यानी कि बाल केंद्रित उत्तर ही सही माना जाता है, ठीक है, बाल केंद्रित। अब सत्तावादी की अगर बात करें तो सत्तावादी आएगा, वो तो आएगा क्या, शिक्षक केंद्रित, ये तो शिक्षक केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित होगा। और अगर हम यहाँ पर बाल केंद्रित की बात करें तो ये क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में चाइल्ड सेंट्रिक होगा, सही उत्तर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन को न ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीला होना चाहिए, किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, ये लोचनशीलता का सिद्धांत। ये लोचशीलता का सिद्धांत होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो कहा है ना, जो बात कही है वो बच्चों के ऊपर एक समान लागू कर दो। अब कोई बच्चा हो सकता है नॉर्मल भी हो जाए जिसको समझ में नहीं आई, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो बस यही समझाऊंगा और इससे सरल मेरे से नहीं समझाया जाता, तेरे को पढ़ना है बच्चे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो बाहर जा, उसको और भी सरल करके समझाना पड़ता है। हर बच्चे एक जैसे माइंड के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये लोचशीलता का सिद्धांत इसके अंदर लागू होता है, किसके अंदर, विद्यालय प्रबंधन के अंदर। भाई जो बच्चा कमजोर है ना, जो बच्चा कमजोर है उस कमजोर बच्चे के लिए अलग से मेहनत करवाएंगे, होगी अलग मेहनत होगी ना कमजोर के लिए। अब उसको अलग से मेहनत करवाएंगे तो फिर वो और बच्चों के बराबर आ पाएगा वो जो कमजोर बच्चा है वो, ठीक है। तो ये लोच का सिद्धांत इसके अंदर लागू होता है, न तो ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीलाई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन के तत्वों में से जो नहीं है ना वह कौन सा है। शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन के तत्व, देखो अनुशासन के तत्व पूछ रहा है तो ज्ञान भी है, अनुभूति भी है, सुरक्षा की भावना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। ज्ञान, अनुभव और अभ्यास, ये तीन तो क्या है, ये तीन जो है ना ये क्या है, अनुशासन के तत्व। इसको एक और आप ऐड कर लेना, अनुशासन के तत्व है ज्ञान, अनुभूति और अभ्यास, ये तीन माने गए हैं अनुशासन के तत्व। बताइए कितने माने गए हैं, तीन माने गए हैं। और ये सुरक्षा की भावना इसके अंदर शामिल नहीं है। अनुशासन सीखने और आचरण से जुड़ा है, सुरक्षा की भावना एक परिणाम हो सकता है लेकिन अनुशासन का तत्व नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा तीन उत्तर, तीन शब्द है इसके अंदर, इसको आपको देखना है। शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को क्या कहा जाता है, यानी कि शिक्षा के विकास जो किया जा रहा है उसके अंदर जो व्यवस्थित की जाती है, योजना बनाई जाती है, मैनेजमेंट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शैक्षिक नियोजन, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग बोला जाता है इसको, नियोजन किया जाता है उसका कि मैंने अभी आपको बार बार यही समझाया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कौन कौन शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए, तो ये सब इसके अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योग्यता संबंधित शैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारक, देखो व्यक्तिगत कारक का लक्षण नहीं है,
नहीं पूछ रहा है, और हो सकता है पूछ जो है वो पूछ ले। तो जो है वो तो आएंगे आत्म चेतना, ये भी होगी, बौद्धिक योग्यता ये भी होगी, और शारीरिक योग्यता ये भी होगी, लेकिन सत्ता की योग्यता ये क्या होगी, ये नहीं मानी गई है। तो कारक नहीं है, मतलब ये तीन है, तो इन तीन को अलग से लिखना है। तो आपको यह कैसे लिखना है, शैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारकों के लक्षण कौन कौन से हैं। तो लक्षण आपको तीन लिखने हैं, आत्म चेतना लिखना है, बौद्धिक योग्यता और शारीरिक योग्यता, इन तीनों को आपको लिखना है। ये क्या है, शैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारकों के लक्षणों की योग्यता मान रहे हैं, इनको आपको लिखना है। विद्यालय के कुशल प्रशासन में संकीर्ण दृष्टिकोण यानी कि छोटा दृष्टिकोण वाले स्थानीय नेता मुख्य रूप से बाधक बनते हैं, क्योंकि प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। रोज की जो स्कूल में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हर गांव में देखो 2-4 जयचंद होते ही होते हैं। या तो टीचरों को जाकर के भी डिस्टर्ब करेंगे, अरे यार मास्टर तो 2 ने तो कहीं लिख दियो, या देख 2-3 लिख दियो 2 की जगह, अरे दूसरा पेन सरक जाए क्या हो जाएगा। तो ऐसे मतलब ये कुछ ना कुछ जयचंद होते ही 1-2 स्कूलों में मिलेंगे आपको गांव में। वे शिक्षकों पर निगाह रखते हैं, निगाह भी रखते हैं वो शिक्षकों पर दबाव डालते हैं, विद्यालय के खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। तो अब ये सारे ही मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, ये भी है। ये मेन सही उत्तर क्या है, ये माना गया है, ये ठीक से नहीं है। ये प्रतिदिन के कार्यों में यानी कि इसमें सारे कार्य आ जाएंगे, खर्चों में के भी कार्य होंगे प्रतिदिन के, और ये शिक्षकों के दबाव का भी हो जाएगा। निगाह रखते हैं तभी तो कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन सा कार्य होने वाला है, उसके बीच में कूद पड़ेंगे जयचंद बन करके। ठीक है, तो ये सही उत्तर सी होगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन प्लानिंग का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो लूथर गुलिक के द्वारा किया गया था। किसका, नियोजन का। इसको आपको याद रखना, नियोजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। मैंने समझा रखा है, पढ़ा रखा है, आपको क्लासें देखनी पड़ेंगी, पीछे क्लासें देखने से आपको ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। पूछे हुए हैं ये प्रश्न, वैसे नहीं है कि तो वैसे करवा रहा हूँ आपको। एमसीक्यू नहीं है, पीवाईक्यूज है। पिछले परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं वो है। इसके इनको आप देखेंगे ना, थोड़ा अंदाजा होगा कि प्रश्न को प्रकृति क्या है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो ये तीनों नहीं आ जाएंगे। ये लूथर गुलिक का नियोजन शब्द उसी ने दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता साबित नहीं करने वाला उदाहरण है। देखो ये पूछ रहा है शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता साबित नहीं करने वाला उदाहरण कौन सा। सामाजिक रीतियां, मानवीय संबंधों का विकास करना, शिक्षा को सेवा मानना, प्रयासों का एकीकरण। इन 3 को याद करना है आपको बस। ये 3 याद कर लेना, ये अपने आप कट जाएगा। 3 कैसे याद करेंगे, शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता से संबंधित उदाहरण। उपयोगिता क्या है, शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता, वो 3 तत्व फिर याद करने हैं। कि 3 आपको 3 बनाने हैं। पहले 3 बना दिया, वो उसके लक्षण है, फिर 3 बना दिया, फिर इसके अनुशासन के तत्व हो जाएंगे, फिर ये शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट बनेंगे। ऐसे आपको लिखना है तीनों को, और कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए आपको तीनों को एक पन्ने के ऊपर ही उतारने हैं तीनों। और ठीक है, हो सकता है फिर प्रश्न पूछ ले तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक ही पन्ने के ऊपर उतारने हैं तीनों, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे कि कर्षण कहाँ से आया है। क्योंकि एक साथ तीनों याद करेंगे तो तीनों याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इन 3 को याद कर लेना। मानवीय संबंधों का विकास माना गया है, शिक्षा को सेवा माना गया है, प्रयासों का एकीकरण माना गया है। यानी कि ये प्रयासों का एकीकरण का मतलब क्या होता है, सारे शिक्षक मिलकर के, कोई गणित का है, कोई इंग्लिश का है, कोई हिंदी का है, सारे मिलकर के एक बच्चे के लिए 5 सब्जेक्ट तैयार करवा रहे हैं, 5 टीचर मिलकर के। ठीक है, तो ऐसे ये प्रयासों का एकीकरण, यानी कि सारे शिक्षक प्रयास करके ही बच्चों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रशासन का काम विकास, सेवा और एकीकरण है।
सामाजिक रीतियां समाज का हिस्सा है, प्रशासन का कार्य नहीं होता है। यानी कि रीति रिवाज किसका हिस्सा है? समाज का है। प्रारंभिक शिक्षा में ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक कार्यों का प्रबंधन जिस अधिकारी द्वारा देखा जाता है वह कौन सा है? सीबीओ। इसको सीबीओ भी बोलते हैं। ये सीबी जो है इसको बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं, बीएसए भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था, ये सीओ पे पंचायत समिति का जो जिला स्तर पे होगा, बीडीओ होगा ये पंचायत समिति के ऊपर जो है प्रारंभिक जो है पंचायत समिति के ऊपर होगा। ये जिला स्तर पर, ये पंचायत समिति के स्तर पर, ये डीओ है ये प्राथमिक शिक्षा स्तर के ऊपर होगा। ठीक है, ये जिला स्तर पे। और ये सीबीओ होगा ये पंचायत समिति के स्तर के ऊपर होगा, यानी ब्लॉक स्तर के ऊपर होगा। और ये कहाँ पर होगा? ये होगा प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, मैंने बता रखा है, जाके पढ़ लेना आराम से। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का दायित्व किसका है? जिला शिक्षा अधिकारी का, यानी कि डीओ। जिला स्तर शैक्षिक प्रशासन का दायित्व, यानी कि प्राथमिक पूछ रहा है। बताइए क्या पूछ रहा है? ये प्राथमिक पूछ रहा है, प्राथमिक जिला स्तर पर। ठीक है, तो जिला शिक्षा अधिकारी होगा, डीयू बोलते हैं जिसको हम, प्राथमिक पर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा ऑफिसर, जिले में शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी डीओ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रशासन तथा छात्र के संबंधों को बनाने वाला कारक कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। शिक्षा संरचना में बालकों के व्यक्तिगत निर्माण के प्रावधान, यानी कि बालकों के व्यक्तिगत चरित्र को सुधारना, उनका विकास करना, उनकी सोच को विकसित करना, डेवलपमेंट करना, ये इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? तो बताइए किस में की गई है? तो ये प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में की गई है। यानी कि इसमें शिक्षकों की भी भूमिका रहती है, गांव वालों की भी भूमिका रहती है, आस पड़ोस के जो जयचंद होते हैं उनकी भी भूमिका रहती है। ठीक है, तो उनको भी आपको याद रखना है। तो ये प्रजातंत्र के थ्रू काम करता है, लोकतंत्र के थ्रू काम करता है। ये मूल मंत्र यही है इसका। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन में सीबीओ का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या होता है? देखो पूछ लेता है कई बार, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसको आपको याद करना है, सबको ही पूछना है आपको। डीओ का मतलब क्या होता है, सीबीओ का मतलब क्या होता है, बीएसए का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हो सकता है अब अगली बार किसी दूसरे के बारे में पूछ ले, तो आपको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बस नेक्स्ट नहीं है, फिलहाल यही है। तो ये था आज का अपना पीवाईक्यू का सेशन। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट नए चैप्टरों के साथ में मिलते हैं, धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं। थैंक यू।